चलो बच्चों, आज कक्षा 10 में देखते हैं कराधान, जिसमें कोई भी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है या व्यापार वगैरह किया जाता है, नौकरी किया जाता है, तो उसे समस्त स्रोतों से कुल आय होती है। क्या होती है? आय। तो इसमें एक निश्चित विवरण होता है। कुल आय में वार्षिक जो कुल आय होता है समस्त स्रोतों से, तो इसमें भारत सरकार द्वारा जन कल्याण हेतु कर की योजना अनुसार उसे एक एक कर देना पड़ता है। निश्चित नियमानुसार एक कर देना पड़ता है, जिसे हम आयकर कहते हैं। तो इसमें आयकर कुल आय व्यक्ति की क्या है? कुल आय कितनी? वार्षिक में। और वार्षिक में फिर सरकार द्वारा जो योजना होता है, उस योजना अनुसार नियमानुसार उसमें कुछ कर सरकार को अदा करना होता है, भारत सरकार को अदा करना होता है। वह जो दिया जाता है क्या कहलाता है? कराधान होता है। क्या होता है? कराधान होता है, जिसमें व्यक्ति द्वारा एक पेन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर के माध्यम से वहां पे उस व्यक्ति के खाता से निश्चित समय अवधि में जानकारी विवरण के तहत अगर उसके कुल वार्षिक आय नियमानुसार से अधिक होता है, तो उस नियम के अनुसार इसमें कराधान की प्रक्रिया होती है। जैसे इसमें दर्शाया गया है, वित्तीय वर्ष 2013-14 2 लाख तक निरंक है। उसके पश्चात जो है 10%, 20%, 30%, फिर 14-15 में 2.5 लाख से 5 लाख के अनुसार, फिर क्या है 10, 20, 30। तो इस तरह से नियमानुसार पुस्तक में दर्शाया गया है। और इस नियमानुसार ही जैसे हम इसका प्रयोगात्मक यानी क्वेश्चन के अनुसार जैसे हल करते हैं, तो इस नियम के अनुसार ही प्रश्न में बताया जाता है कि किस स्थिति अनुसार कैसे कराधान की देय आयकर की गणना की जाती है, वह प्रश्न में दर्शाया जाता है। तो इस तरह से इसमें हम प्रश्न को अनुरूप अनुसार उसमें क्रिया के अनुसार पहला क्या करेंगे, जैसे सवाल हल करते हैं तो उस व्यक्ति का क्या निकालते हैं? पहले कुल आय निकालते हैं। कुल आय यानी समस्त स्रोतों से कुल आय निकालते हैं। और फिर आय में क्या है? कुछ शासन के द्वारा कुछ छूट प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है? छूट। तो उसमें क्या है? छूट। आय में छूट देखते हैं। उसके पश्चात फिर तीसरा, तो आय में छूट की प्रक्रिया अनुसार उसमें दिया जाता है छूट, यानी इसमें क्या है? इसमें भी बताया गया है। जैसे यहाँ पे जीवन बीमा पॉलिसी, यूलिप में जमा वार्षिक किस्त, सामान्य भविष्य निधि, गृह ऋण, बच्चों के देय शिक्षण, सावधि जमा की राशि, समूह बीमा। तो इस तरह से वहां पे क्या है? छूट की प्रक्रिया होती है। तो ये छूट की प्रक्रिया अंतर्गत होता है। अब उसके पश्चात हम क्या निकालते हैं? इसमें इसको क्या करते हैं? घटाते हैं। तो क्या निकलता है? कर योग्य आय निकलता है। कर योग्य आय। और इस कर योग्य आय से फिर हम आगे सवाल बढ़ते हैं और उसमें क्या निकालते हैं? कुल आयकर निकालते हैं। कुल आयकर निकालते हैं। कर योग्य आय से हम क्या करेंगे? कुल आयकर निकालते हैं। और कुल आयकर के पश्चात फिर उसमें हम 5 आगे और बढ़ते हैं, तो उसमें आयकर में क्या होता है? शिक्षा उपकर लगता है। क्या है? शिक्षा उपकर। कुल आयकर में क्या हो जाता है? शिक्षा उपकर होता है। और उसके पश्चात शिक्षा उपकर इस दोनों को जोड़ करके फिर उसमें आयकर की गणना प्रश्न का हल लास्ट में दिया जाता है। कुल आयकर गणना अनुसार वहां पे बताया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे सवाल इस तरह से आपको बनाने हैं। तो देखते हैं एक प्रश्न जिससे आपको समझ में आ जाए कि सवाल किस तरह से हल करते हैं। और इसमें प्रश्न जो है इसमें 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल पूछा जाता है यह प्रश्न। तो यहां पे देखते हैं प्रश्न 6वां,
तो प्रश्न छठवा, तो यहाँ पे है क्या, प्रश्न छठवा है, वित्तीय वर्ष 2014-15 में श्रीमती भावना की वार्षिक आय कितना है, 6 लाख रुपए है। वह अपने सामान्य भविष्य निधि में 48,000 रुपए वार्षिक एवं जीवन बीमा, वार्षिक एवं जीवन बीमा निगम में 25,000 रुपए वार्षिक प्रीमियम जमा करती है। यदि वर्ष में प्रथम 11 माह में 1,500 रुपए प्रति माह आयकर देती है तथा सभी बचत पात्रों पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है, दे आयकर की गणना कीजिए। आयकर की दरें यहाँ पे दिया गया है, 2.5 लाख में कोई आयकर नहीं है, 2.5 लाख से ऊपर में क्या 5 लाख तक 10% है, फिर उससे अधिक में कितना है 20% है। इसके अतिरिक्त दे आयकर पर 3% क्या होगा, शिक्षा उपकर होगा। तो इस तरह से यहाँ पे प्रश्न है और इस प्रश्न के रूप में हम यदि आगे हल करते हैं तो यहाँ पे किसके द्वारा, श्रीमती भावना हल दिया है, श्रीमती भावना की कुल वार्षिक आय, कुल वार्षिक आय कितना है, 6 लाख रुपए है। कितना रुपए है, 6 लाख रुपए। तो ये इसकी क्या है, कुल इसमें समस्त स्रोतों के माध्यम से यहाँ पे कुल आय यहाँ पे दर्शाया गया है, कितना है 6 लाख रुपए। कुल वार्षिक आय कितना है, 6 लाख रुपए। अब इसमें हम देखते हैं, ये दिया गया था, फिर इसमें दूसरा कंडीशन क्या है, छूट हेतु बचत, छूट हेतु बचत। तो छूट हेतु बचत में देखें कंडीशन इसमें क्या है, सामान्य भविष्य निधि कितना है, सामान्य भविष्य निधि में 48,000, सामान्य भविष्य निधि में कितना है 48,000 रुपए, कितना है 48,000। फिर इसके बाद जीवन बीमा प्रीमियम में कितना है 25 है। फिर दूसरा कंडीशन क्या है, जीवन बीमा प्रीमियम, बीमा प्रीमियम में कितना है 25,000 रुपए, कितना है 25,000 रुपए। और कुछ है क्या, नहीं है, उसमें हम जोड़ देते हैं। तो ये 8 5 13 और ये कितना हो जाएगा 100 और 81, तो कितना हो जाएगा ये 73,000 रुपए होता है। इसका कितना होता है 73,000 रुपए। कुल इसमें कितना होता है 73। अब तीसरा कंडीशन में गुजरते हैं, कुल कर योग्य राशि निकालते हैं, कुल कर योग्य राशि। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुल आय और इसको हम क्या करेंगे घटाते हैं। तो कुल आय कितना है 6 लाख रुपए, इसमें कितना घटाएंगे 73,000 रुपए, इसमें हम माइनस करते हैं। तो 73,000 घटाते हैं, इसमें कितना हो जाएगा 27, यानी कितना हो जाएगा 5,27,000, 5,27,000 रुपए। ये इससे कर योग्य ये होता है। अब चौथा कंडीशन क्या है, आयकर की गणना करेंगे। तो आयकर की गणना में इसमें जो स्थिति है 2.5 लाख रुपए तक क्या है निरंक है। तो पहला स्थिति हम गुजरेंगे 2,50,000 तक आयकर क्या है निरंक, इसमें क्या है आयकर क्या है निरंक, यानी कुछ। अब इसके बाद दूसरा कंडीशन से गुजरेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, 2.5 के बाद 5 से कितना 2.5 और 5 लाख के बीच में है, 2.5 लाख से 5 लाख, यानी 2,50,000 से कितना तक है 5 लाख रुपए तक। कितना प्रतिशत इसमें ये लग रहा है 10%। तो इसमें हम देखते हैं इसका जो स्थिति अनुसार कितना है 5,27,000, यानी इसमें कितना रुपए आ रहा है 2.5 लाख रुपए का इसमें हम निकालते हैं। कितना है 5,27,000 है, तो 2.5 लाख रुपए का इसमें कितना प्रतिशत लगेगा 10%। प्रति सैकड़ा हिसाब से इसका गणना करते हैं, 2 शून्य 1 शून्य और ये 2 शून्य, यानी इसमें कितना हो जाएगा 25,000, 1 शून्य 1 शून्य कट जाता है, कितना आ जाता है 25,000 रुपए होता है पहला स्थिति। फिर तीसरा स्थिति क्या है, 5 लाख से ऊपर में कितना है 5 लाख से 10 लाख तक, 5 लाख से कितना है 10 लाख तक कितना है इसमें 20% है, कितना है 20%। अब यहां से
20% यानी 5,27,000 है। कितना है तो अधिक कितना हो रहा है, यहाँ पे जो उसकी कुल आय कितनी है 5,27,000, 5,27,000 रुपए है। तो यहाँ पे हम 5 लाख से कितना ले रहे हैं 10 लाख तक, तो 5 लाख से ऊपर कितना है 27,000, तो 27,000 में इसको कितना ये हो कितना होगा ये 20% गणना है। कितना है 20%, एक शून्य कट जाएगा, एक शून्य, तो 27 में कितना होगा 5400, कितना आ जाएगा ये 5400 रुपए ये होता है। तो कुल इसकी देय आयकर ये करेंगे कुल आयकर, तो पहले इसमें कितना निकला है 10% अनुसार 25,000 और 5400, 25,000 और 5400 कितना हो जाएगा 30,400 होगा। पांचवा कंडीशन क्या है कुल आयकर, तो पहला कितना निकला है 25,000 फिर 5400, तो ये आपका कितना हो जाएगा 25 30 30,400 होता है 30,400। अब कुल आयकर में इसमें कितना शिक्षा उपकर है 3% शिक्षा उपकर देना पड़ेगा। फिर इसमें चतुर्थ गणना करेंगे शिक्षा उपकर, शिक्षा उपकर 3%, तो 30,400 का 3%, 2 शून्य कट जाएगा, 3 तिया 3 चौक 12 हासिल 1, 3 शून्य 3 तिया 912 रुपए, कितना होता है 912 रुपए होता है। तो ये कितना है 3% से ये आपको कितना हो जाता है 912 रुपए। अब इसके पश्चात सातवां कुल देय आयकर यानी कितना अदा करेगा कुल देय आयकर, तो 30,400 धन क्या होगा 912, तो कितना हो जाएगा 30 31 9 4 13 31,312 रुपए होगा, 31,312 रुपए ये इसकी क्या होगा कुल आयकर होगा। कुल आयकर कितना होगा 31,312। अब प्रक्रिया निधि यानी क्या करता है वो प्रति माह कितना देता है, इसमें आप बताया गया है। अगर स्थिति सवाल इसमें आयकर के निकालना होता तो ये इसका आंसर होता, लेकिन इसमें दिया क्या दिया गया है 11 माह तक 1,500 रुपए प्रति माह आयकर देती है तथा सभी बचत पत्रों पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है, दे आयकर की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे 11 माह तक कितना दे रहा है 1100 1500, तो 15 11 में कितना हो जाएगा 16,500। अग्रिम भुगतान, जैसे प्रश्न अनुसार अग्रिम भुगतान कितना 11 गुणित 1500, तो 11 शून्य शून्य 11 शून्य शून्य 11 पछे 55 हासिल 5 11 कम 11 5 16, कितना हो जाएगा 16,500 रुपए होगा, 16,500 रुपए। अब वह क्या करता है अतः अंतिम माह में देय आयकर, अंतिम माह में देय आयकर कितना है कुल आयकर कितना है 31,312 में हम कितना घटाएंगे 16,500, तो घटाते हैं 2 1 13 में 5 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक यहाँ से इसमें गया है तो ये कितना हो जाएगा 10 में 6 घटाएंगे कितना होगा 4 और यहाँ पे 2 है 2 में घटाएंगे कितना बच जाएगा 1 ने 14,812 रुपए। वह फिर ये इसका लास्ट में मासिक में यहाँ राशि उसको अदा करेगा। तो इस तरह से आपका सवाल होता है और सभी प्रश्न ऐसे ही है और इसमें कठिनाई नहीं है। इस तरह से आपको ये करना है, प्रत्येक प्रक्रिया अंतर्गत आपको गुजरना है। तो इस तरह से पहला कंडीशन आपको क्या करना है, कुल वार्षिक आय निकालना है, फिर आय में कटौती निकालेंगे, आय में कटौती के पश्चात कर योग्य आय निकलेगा, आय के कर योग्य आय के पश्चात फिर आयकर की गणना करेंगे, आयकर की गणना में फिर शिक्षा उपकर निकालेंगे और शिक्षा उपकर के पश्चात कुल देकर निकालना है। अब और इसमें स्थिति अनुसार जैसे और आगे कुछ रहता है तो आगे फिर स्थिति अनुसार वहाँ पे बताया जाएगा और स्थिति अनुसार ही प्रश्न को हल भी किया जाएगा।
तो इस तरह से आपका अध्याय क्लियर होता है। आगे फिर अगला अध्याय अगला वीडियो में फिर आपको बताएंगे। धन्यवाद।